हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सीबीएसई क्लास 10 के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया स्टडी कर रहे हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड इनिशियल सत्याग्रह ऑफ गांधी जी के बारे में पढ़ा। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जस्ट इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी हम लोगों ने सॉल्ट मार्च के बारे में पढ़ा था और किस तरह से सॉल्ट मार्च became the beginning of civil disobedience movement, ये हमने देखा था। गांधी जी 31 जनवरी 1930 को एक लेटर लिखते हैं वायसराय इरविन को, और उसमें उन्होंने 11 डिमांड मेंशन किया था। और ये जो डिमांड थे उसको इस तरह से मेंशन किए गए थे कि जितने भी सोसाइटी क्लास है इंडियन सोसाइटी में, वो सभी के डिमांड फुलफिल हो जाए, चाहे वो बिजनेसमैन हो या एक पुअर क्लास हो। दैट्स वाई ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट एंड दे पार्टिसिपेटेड enthusiastically इन गांधी जी कैंपेन। सो वे लोग यूनाइट हो जाए एक तरह से, जिसमें गांधी जी ने एक मोस्ट स्टायरिंग जो उनका डिमांड था वह सॉल्ट टैक्स को एबोलिश करना, बिकॉज सॉल्ट रिच एंड पुअर बोथ क्लास कंज्यूम करते थे, और जो सॉल्ट है एक वन ऑफ द इसेंशियल आइटम होता है फूड का। दैट्स वाई गांधी जी को लगा कि ये जो सॉल्ट टैक्स को सोल्व करना है, एबोलिश करने का जो डिमांड है वो ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट ऑल क्लास ऑफ सोसाइटी को यूनाइट करेगा। सो महात्मा गांधी ने अल्टीमेटम दिया और उन्होंने कहा कि यदि 11 मार्च तक उनके डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाएगा तो कांग्रेस जो है ऑल ओवर इंडिया एक सिविल डिसोबीडियंस मूव कैंपेन लॉन्च करेगी। इरविन ने उसको इग्नोर कर दिया गांधी जी के डिमांड को। सो महात्मा गांधी अपने 78 फॉलोअर के साथ सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया अहमदाबाद में गांधी आश्रम से, जहाँ पे वे लोग कंटिन्यूस 24 डेज 10 माइल्स अ डे वॉकिंग करते हुए डांडी विलेज पहुँचे, और डांडी विलेज जा कर के गांधी जी 6 अप्रैल को वहाँ पे उस जो सी वाटर है उसको बॉयल करते हैं, वहाँ पे सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, और फिर इस तरह से सॉल्ट लॉ को बाइकआउट कर देते हैं और सबसे अपील करते हैं कि सभी जो है सॉल्ट लॉ देना बंद करें। तो यहाँ तक हम प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके थे, थोड़ा सा बस बैकअप पार्ट इंट्रो मैंने लिया यहाँ पे। अब हम लोग जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सॉल्ट मार्च एक तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बिगिनिंग था। सो आपसे क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि विच इवेंट वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? दैट इवेंट वाज द सॉल्ट ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। गांधी जी ने जो सॉल्ट मार्च शुरुआत करी वही क्या है, इवेंट है बिगिनिंग का। सो हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? किस तरह से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट कैसे है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो पीपल रिफ्यूज कोऑपरेशन विथ द ब्रिटिश इन 1921-22 जब इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। सो इन दैट मूवमेंट पीपल रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट, ठीक है, विद द ब्रिटिश एंड ब्रोक colonial laws. In civil disobedience movement, people also refused to cooperate with British, but also broke colonial rules. And what are that colonial rules? Like revenue tax, salt tax, chaukidari tax, okay, various kind of revenue collection system was prevailed in British time. So people broke that colonial rules. Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of the government salt factory. जितने भी गवर्नमेंट की फैक्ट्री थी सॉल्ट की, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करने लगे, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, उन पे अटैक कर रहे थे। पीपल सेल्फ जो है सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए और इस तरह से सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया।
फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट किया गया, अगेन जैसा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी किया गया था। लिकर शॉप्स पिकट कर दिए गए, यानी उनको तोड़फोड़ किया गया, बंद करा दिया गया उनको, ठीक है ना, लिकर शॉप को, ठीक है। उसके बाद जो पीजेंट्स हैं, जो स्मॉल फार्मर थे, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रिवेन्यू, ओके, एंड चौकीदारी टैक्स, इंपॉर्टेंट है, यानी जो पीजेंट्स स्मॉल फार्मर्स थे वे लोग चौकीदारी टैक्स को देना बंद कर दिया, रिवेन्यू पे करना गवर्नमेंट को स्टॉप कर दिया। जो विलेज ऑफिशियल्स हैं, ओके, विलेज ऑफिशियल्स, हु वर द विलेज ऑफिशियल्स एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब वे लोग करते थे। विलेज ऑफिस जैसे रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम है, जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको लीज पे देना, किस तरह का जो है रिवेन्यू सिस्टम बनेगा, टैक्स कलेक्ट करना, इन सभी का काम यही लोग करते थे, विलेज ऑफिशियल। तो विलेज ऑफिशियल रिजाइन कर दिए एंड जो फॉरेस्ट पीपल हैं यानी ट्राइबल पीपल, वे लोग जो भी फॉरेस्ट लॉ गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था उस फॉरेस्ट लॉ को वे लोग जो है वायलेट करने लगे। इट मीन्स फॉरेस्ट लॉ क्या था कि जो ट्राइबल पीपल हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, वो फॉरेस्ट एरिया में ग्रेजिंग नहीं कर सकते, फायरवुड कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, लिव्स नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, विदाउट परमिशन कोई एक्टिविटी नहीं होगी वहाँ पे। तो इस तरह के जो भी बैन थे फॉरेस्ट ड्वेलर वायलेट कर दिए, यानी वुड कलेक्शन करने जाने लगे वो लोग, लिव्स कलेक्ट करना शुरू कर दिए, फ्रूट कलेक्शन शुरू कर दिए, फायरवुड कलेक्ट करने लगे, ग्रेजिंग करना शुरू कर दिया वहाँ पे। जो भी फॉरेस्ट रेंजर थे जो पेट्रोलिंग करते थे उनको, उनके ऊपर लोग अटैक करके वायलेट करना शुरू कर दिए। सो इस तरह के जो भी डेवलपमेंट हो रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डर गई और फिर क्या की, फिर शुरू करी अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर। जो कांग्रेस लीडर हैं उनको अरेस्ट करने लगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि वह जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वह इतना तेजी से पॉपुलर हो रहा था कि उसकी पॉपुलैरिटी से ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई थी। अब्दुल गफ्फार खां को जब अरेस्ट किया गया अप्रैल 1930 में, तो उस समय जो क्राउड है वो पेशावर स्ट्रीट पे आकर के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने स्वयं को अरेस्ट करा लिया और जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं सोलापुर, वे लोग पुलिस पोस्ट को, म्यूनिसिपल बिल्डिंग को, लॉ कोर्ट्स और रेलवे स्टेशन, इन सब को अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, अटैक करके तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। एक तरह से जो है वायलेंस एक्टिविटी होने लगी। तो गवर्नमेंट, अब जब वायलेंट एक्टिविटी हो रही थी तो गवर्नमेंट भी तो रिस्पॉन्स करेगी। सो गवर्नमेंट ने बहुत ही हार्ड एंड रिप्रेसिव पॉलिसी अपनाया इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकने के लिए। ओके, इसको ब्रूटल रिप्रेशन कहा गया। एक कहते हैं ना दमनकारी नीति, ठीक है ना, दमनकारी नीति, ब्रूटल रिप्रेसिव पॉलिसी एक्सेप्ट करी ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी सबको जो सत्याग्रही हैं, वोमेन है, चिल्ड्रन थे, उनको मारा जाने लगा। मोर देन 1 लाख जो सत्याग्रही हैं उनको अरेस्ट किया जाने लगा। सो वायलेंस और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। बट महात्मा गांधी का प्रिंसिपल था कि हमारे मूवमेंट में वायलेंस नहीं होना चाहिए, जो हमारा प्रोटेस्ट है पीसफुल होना चाहिए। नॉन वायलेंस की पॉलिसी थी महात्मा गांधी की। सो जब वायलेंट एक्टिविटी स्टार्ट हो गए इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी जो है डिसाइड किए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वायलेंट एक्टिविटी नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मूवमेंट में किसी तरह का वायलेंस हो। वो पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंटली प्रोटेस्ट करना चाहते थे। सो Mahatma Gandhi decided to call off the movement. In the same year, 1931, Mahatma Gandhi signed a pact with Lord Irwin, who was the then Viceroy of India, and that pact is known as Gandhi-Irwin Pact. So, in this pact,
in this Gandhi Irwin Pact, Mahatma Gandhi gave his consent, ओके, अपनी जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लॉर्ड इरविन को एश्योर किया, विश्वास दिलाया, अपना एसेंट मतलब एक अप्रूवल दिया कि ठीक है मैं जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। सो महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन पार्टिसिपेट किए ड्यू टू गांधी इरविन पैक्ट इन 1931। सो जो राउंड टेबल, आरटीसी मीन्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 टाइम्स हुआ था। फर्स्ट टाइम 1930 में हुआ, सेकेंड 1931 एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था। सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है 1931, इसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। जो अदर 2 है यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1930 एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1932, इसमें कोई भी कांग्रेस लीडर पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब है कि आप कहोगे कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है मेनली होते थे लंदन में, और यह कुछ नहीं था, यह जो है वायसराय की और जो मीटिंग होती थी, ये एक राउंड टेबल होता था, इसके चारों तरफ लोग जो है बैठते थे, ठीक है। एक तरफ हेड होता था, जो हेड होते थे ब्रिटिश हेड यहाँ पे बैठते थे, दूसरे तरफ जो है सेक्रेटरी वगैरह होते थे, ठीक है ना। बाकी ये सभी जो है लीडर होते थे। इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते थे। कांग्रेस तो पार्टिसिपेट नहीं किया, मुस्लिम लीग, प्रिंसली एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे वे सब लोग पार्टिसिपेट करते थे। ओके, तो ये था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और 1931 में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए। हाँ, यहाँ पे एक ऐसा लीडर थे, ठीक है ना, B.R. अम्बेडकर, ठीक है, इन्होंने पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो भी हुआ तो कहाँ होता था, ये लंदन में होता था। कब कब हुआ, 30, 31, 32 में। गांधी जी ने कब पार्टिसिपेट किया, 31 में पार्टिसिपेट किया। ओके, तो दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए और वहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। लेकिन जो निगोसिएशन था, गांधी जी का जो डिमांड था, वो सभी जो है वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया। ब्रोक डाउन मीन्स कि वो मना कर दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, निगोसिएशन सक्सेसफुल नहीं रहा, और वो जो है डिसअपॉइंट होकर के इंडिया वापस आ गए, क्योंकि गांधी जी के साथ धोखा हुआ था। बिकॉज गांधी इरविन पैक्ट में जो भी कुछ प्रोविज़न था उसको मानना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लेकिन जब गांधी जी लंदन गए और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया तो वहाँ पे उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। सो डिसअपॉइंटेडली वो वापस आ गए, भारत वापस लौट गए गांधी जी। और आने के साथ ही इधर जब गांधी जी इंडिया में आए तो देखा कि खान अब्दुल गफ्फार खां और जवाहरलाल नेहरू ये लोग जेल में हैं, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। कांग्रेस को एक इलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। इसलिए महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा शुरू करने के बारे में सोचा और उन्होंने दोबारा रिलॉन्च किया। लेकिन 1934 तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है अपने जो मोमेंटम है, अपनी जो पॉपुलैरिटी है, वो सब खो चुका था और फिर यह फाइनली मूवमेंट फेल हो गया, ठीक है ना। तो ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं हम लोग कि इसमें जो पार्टिसिपेंट थे, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे वो पुअर हैं, रिच हैं, पीजेंट्स, ट्राइबल पीपुल, इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में क्या अपनी ओपिनियन बनाई थी और वे लोग क्या समझते थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, क्या मीनिंग इंटरप्रेट करते थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी था, पीजेंट्स, उसके बाद जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, ट्राइबल पीपुल इन आंध्र प्रदेश, ये सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। अबाउट स्वराज, meaning of Swaraj were interpreted differently by different groups. Similarly, in this movement, same जो feeling है, same type of जो interpretation है,
वैसा ही हुआ, डिफरेंट कम्युनिटी ने डिफरेंट इंटरप्रिटेशन किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो पहला है इसमें कि मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर रिच पीजेंट, जो रिच पीजेंट थे उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। तो देखिए, रिच पीजेंट्स जैसे कि पाटीदार्स इन गुजरात एंड जाट्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, बिकॉज दे वेर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। जो ट्रेड डिप्रेशन हो रहा था 1929 से लेकर के 1934 तक, हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड में बहुत बड़ा ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा था। सो इसमें एग्रीकल्चरल प्राइसेस वगैरह बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया था। तो एक तो एग्रीकल्चरल प्राइसेस बहुत लो थे, ये लोग जो भी प्रोड्यूस करते थे उसके प्राइस नहीं मिलते थे, ऊपर से इन्हें बहुत जो रिवेन्यू है ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिवेन्यू, जो कि बहुत ज़्यादा होता था, रिवेन्यू हाई रिवेन्यू डिमांड किया जाता, वो तो पे करना ही था। अब इनके पास इनकम है नहीं, जो कैश इनकम है वो लगभग जीरो के बराबर हो गया, क्योंकि इनकी मार्केट में इनकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है, वो बिक ही नहीं रहा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। लेकिन टैक्स तो उनको पे करना ही है, रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे करना ही है। अब रेवेन्यू ये पे नहीं कर पाते थे, ठीक है, दिया है ना, पीजेंट्स फाउंड इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू। सो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये लोग चाहते थे, पीजेंट्स वगैरह चाहते थे कि रिवेन्यू वगैरह थोड़ा लोअर कर दिया जाए, रेवेन्यू को रिड्यूस कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट रिफ्यूज कर दी कि नहीं, हम रिवेन्यू रिड्यूस नहीं करेंगे। सो इसके वजह से इनके अंदर जो पीजेंट्स हैं उनके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर बहुत अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। ये लोग जो है अब इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आंदोलन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए तैयार हो गए। सो फॉर रिच पीजेंट्स फाइट फॉर स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, यानी कि रिच पीजेंट्स के लिए स्वराज का मतलब क्या था, फाइट अगेंस्ट या स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। लेकिन वे लोग डीपली डिसअपॉइंटेड हुए, उनको मतलब निराशा हाथ लगी उनके अंदर, रिच पीजेंट्स भी डिसअपॉइंट हुए। क्यों? क्योंकि जब 1931 में महात्मा गांधी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, बंद कर दिया ड्यू टू गांधी इरविन पैक्ट, उसमें पीजेंट्स के डिमांड को कंसिडर नहीं किया गया, जो रिवेन्यू रिड्यूस करने का डिमांड था उसे कंसिडर नहीं किया गया। जब कंसिडर नहीं किया गया एंड विदाउट कंसिडरिंग द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, negotiation broke down and they returned to India and again launched civil disobedience movement. This rich peasant did not show any kind of enthusiasm to support second civil disobedience movement. क्यों नहीं इन्होंने सपोर्ट किया? बिकॉज ये लोग देखे कि हमारी जो फर्स्ट डिमांड थी उसमें तो किसी तरह का कोई चेंजेज आया नहीं, उसे तो एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने नहीं किया। सो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर रिच पीजेंट्स, एंड ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई रिच पीजेंट्स डिड नॉट सपोर्ट द रीलॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से। ओके, अब आते हैं मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर पुअर पीजेंट्स। पुअर पीजेंट्स के लिए स्वराज का मीनिंग क्या है? मेनी ऑफ द पीजेंट्स वेर स्मॉल टेनेंट्स। उस समय बहुत जो छोटे स्मॉल पीजेंट्स थे वो लोग एज अ टीनेंट की तरह वर्क करते थे। टीनेंट कल्टिवेटिंग लैंड, दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। जो लैंडलॉर्ड होते थे, जमींदार होते थे, उनसे ये लोग रेंट पे एग्रीकल्चरल लैंड लेते थे। रेंट पे कैसे? मतलब कि आप हमें इतना, कोई भी एक जो पीस ऑफ लैंड है उसमें मेजरमेंट जो भी होता था दे दीजिए, उस पर जो भी प्रोड्यूस होगा उसका आपको सम पार्ट्स आपको दिया जाएगा, बाकी जो है वो अपने रख लेंगे, जो टेनेंट्स है वो रखेंगे। लेकिन यह जो
रेंट था ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता था। जैसे मान लो कि 10 पार्ट प्रोड्यूस हुआ, जो भी प्रोड्यूस हुआ उसको 10 पार्ट में डिवाइड करो तो 9 पार्ट चला जाता था किसके पास, लैंडलॉर्ड के पास, 1 पार्ट ही बचता था टीनेंट्स के पास। और टीनेंट्स को टैक्स भी, रिवेन्यू भी पे करने होते थे। तो स्मॉल जो टीनेंट्स थे उनकी सिचुएशन बहुत ही खराब थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सो डिप्रेशन चल ही रहा था, प्रोडक्शन का कोई प्राइस उनको नहीं मिल रहा था। तो सेम प्रॉब्लम स्मॉल टेनेंट्स के साथ भी हुआ कि उनकी भी सोर्स ऑफ जो इनकम है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया था, प्राइस उनको मिल नहीं रहे थे और वे लोग रिवेन्यू पे करना स्मॉल टेनेंट्स के लिए इम्पॉसिबल हो गया था, वेरी डिफिकल्ट हो गया था उन्हें रिवेन्यू पे करना। सो पीजेंट्स चाहते थे कि जितने भी अनपेड रेंट है, जो लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना है उसे माफ कर दिया, रेमिट कर दिया जाए। रेमिट मतलब माफ कर दिया जाए। तो लैंडलॉर्ड ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि लैंडलॉर्ड किसके अंदर थे, ब्रिटिश के अंदर। ब्रिटिश चाहते ही नहीं थे ऐसा करना, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पीजेंट्स वांटेड टू अनपेड रेंट टू बी टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड। सो इसीलिए जो स्मॉल पीजेंट्स हैं, टेनेंट्स हैं, उन्होंने रेडिकल मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। लेकिन जो कांग्रेस है वह अनविलिंग थी। कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट पुअर पीजेंट्स। कांग्रेस पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उनको, कांग्रेस को डर था कि जो रिच पीजेंट्स हैं और लैंडलॉर्ड्स हैं वो हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से या कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, क्योंकि सपोर्ट तो वही लोग कर रहे थे ना, फंडिंग, मनी प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, कांग्रेस को आंदोलन करने के लिए जो भी मनी होता था, पैसा होता था, सब देते थे रिच पीपल। दैट्स वाई कांग्रेस ये जो स्मॉल टेनेंट्स थे उनकी डिमांड को, उनके कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया। तब आता है कि मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर बिजनेस क्लास क्या था। बिजनेस क्लास किस तरह से स्वराज का मीनिंग समझता था, उनकी क्या ग्रीवांसेस थे। देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय जो इंडियन मर्चेंट और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वे लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिए थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में, वार टाइम में क्या होता है कि आपको कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मर्चेंट थे, उन्होंने पैसा बनाया, उस समय अपना बिजनेस करके खूब पैसा कमा लिया और पावरफुल बन गए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और वे लोग पावरफुल बन गए। तब उनके अंदर ख्याल आया, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं इंडियन, उनके अंदर अपने बिजनेस को ग्रो करने का एक जो है आइडिया है कि वो लोग अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते थे। लेकिन इस एक्सपेंशन में सबसे बड़ी जो बाधा थी वह था कॉलोनियल पॉलिसी। तो वे चाहते थे कि ये जो कॉलोनियल पॉलिसी है उसे हटा दिया जाए, या जो रिस्ट्रिक्शन है कॉलोनियल पॉलिसी का उसको कम कर दिया जाए। ओके, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी जो भी बाहर से मटेरियल आता था इंडिया में, चाहते थे कि बाहर से जो मटेरियल आ रहा है उसको रोक दिया जाए, बैन कर दिया जाए, या उसकी जो इंपोर्ट है वो कम कर दी जाए। उसके बाद जो रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज है उसको भी, रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो, उसे भी जो है इम्प्रूव किया जाए। इस तरह का रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो एस्टेब्लिश किया जाए, जिससे कि जो ट्रेड इंपोर्ट है, इंपोर्ट जो किया जा रहा है इंडिया में बाहर से ब्रिटिश गुड्स को, वो कम हो जाए। तो इस तरह की इनकी डिमांड थी। अब ये रूपी स्टर्लिंग क्या होता है, स्टर्लिंग उस समय ब्रिटेन की करेंसी थी और रूपी इंडिया की करेंसी है, ठीक है। तो इनके बीच अब एक्सचेंज होगा, अब मनी का जो ट्रांसफ़र होगा तो वो कैसे होगा, इंडियन को पे करना होगा स्टर्लिंग में, और अगर ब्रिटिश है कोई इंडिया को पे करा तो रुपये में करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक एक्सचेंज रेशियो बनाया जाए, और ये एक्सचेंज रेशियो ऐसा हो कि जो इंपोर्ट है उसको डिस्करेज करे, यानी कि रिड्यूस करे उसको। सो दे फॉर्म, जो इंडियन बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, ट्रेडर हैं, उन्होंने 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस बनाया 1920 में। डेट ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 1927 में एक और चीज़ बना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसका हम लोग कहते हैं फिक्की।
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना, FICC 1927 में बनाया गया। ठीक है, तो इसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मेनी प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक GD बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, ये लोग कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी को अटैक किया, ठीक है, यानी कि उसका अपोज किया, और फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ये लोग सपोर्ट किए। दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाई आर सेल इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है ना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस ये लोग दिए, यानी फाइनेंस किए, पैसे वैसे जो खर्चा हो रहा था वो सब के लिए दिए, फाइनेंस किया, और उसके बाद जो गुड्स वगैरह हैं, ब्रिटेन के जो ब्रिटिश गुड्स होते थे उसको बेचने और खरीदने के लिए मना कर दिया। लेकिन जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया तो बिजनेस ग्रुप जो है एप्रीहेंसिव हो गया, यानी कि वे लोग कॉशियस हो गए, डर गए, एक तरह से काफ़ी सतर्क हो गए। और किस चीज़ के लिए? पहला तो चीज़ था कि स्पिरिट ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटी, मतलब इंडिया में अब मिलिटेंट एक्टिविटी बढ़ेगा, बिजनेस वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिसरप्शन होगा। और थर्ड उनका जो अप्रीहेंशन था, डर था कि ग्रोविंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म एमंग यंगर मेंबर ऑफ कांग्रेस, जो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के जो यंगर मेंबर हैं उनके अंदर सोशलिज्म की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो अब आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो सोशलिज्म है ऐसा क्या है कि इसमें डर थे? देखिए, सोशलिज्म में क्या होता है कि ईच एंड एवरी रिसोर्सेज आर इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी बिजनेसमैन का इसमें कोई रोल नहीं है। प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट बिजनेस किसी तरह का नहीं होगा, सब कुछ कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो जब सब कुछ गवर्नमेंट करेगी, मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट करेगी, ट्रेडिंग गवर्नमेंट करेगी, प्रोडक्शन गवर्नमेंट करेगी, रिवेन्यू कंट्रोल गवर्नमेंट करेगी, मनी जो है बिजनेस करना सब गवर्नमेंट करेगी, तो फिर प्राइवेट वालों का तो कोई काम ही नहीं है। तो प्राइवेट को इसमें लॉस होगा, प्राइवेट बिजनेस को इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं, इनकरेजमेंट होगा नहीं। तो ये लोग इनके जो है बिजनेस क्लास के अप्रीहेंशन थे, इसीलिए जो सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, रीलॉन्च किया गांधी जी ने, उसमें ये लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किए। ठीक है, तो ये था मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर बिजनेस क्लास। ओके फ्रेंड, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक स्टडी करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।